हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है अपवाह तंत्र से इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। अपवाह तंत्र ये एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जब नदियाँ, जो इसका सामान्य परिचय दिया गया है, जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। जो इन वाहिकाओं का जाल होता है उसको क्या बोला जाता है? अपवाह तंत्र। और अपवाह किसको कहा जाता है? जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित मार्गों के माध्यम से होता है तो उसे अपवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है अपवाह तंत्र मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों का एकीकृत तंत्र है जो सतह के जल को एकत्र कर उसे दिशा प्रदान करता है। ओके, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जब कोई नदी एक विशेष क्षेत्र से, विशेष एरिया से अपना जल लेकर आती है तो उसे क्या कहा जाता है? जल ग्रहण क्षेत्र। नेक्स्ट है बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। जल संभर अथवा जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है नदियों का अपवाह प्रतिरूप दिया गया है और इसको देखते हैं। नदियों के उद्गम स्थान से लेकर मुहाने तक व उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई रचना, यहाँ पर रचना होगा, लाई गई रचना को अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ये बोल रहा है कि जो नदियों के उद्गम स्थान से उनके मुहाने तक है, जहाँ पर वो मिलती है वहाँ तक नदियों के द्वारा की गई संरचना को अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। अपवाह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जो अपवाह होता है वो कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूवैज्ञानिक समयावधि पर, स्थलाकृति पर, ढाल प्रवणता पर, जल की मात्रा पर और बहाव की अवधि पर। नेक्स्ट है नदियों के अपवाह के विधिक प्रतिरूप होते हैं। विविध जो नदियों के अपवाह हैं उनके अलग अलग प्रतिरूप होते हैं। इनमें से कुछ प्रतिरूप निम्नलिखित हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे द्रुमाकृतिक, इनको वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप भी कहा जाता है। जब नदियों की जलधाराएं उस स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती हैं तो मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा वृक्ष की शाखाओं के रूप की तरह अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। किसके तरह? जो वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं अलग अलग, उन्हीं की तरह अपवाह का निर्माण करती हैं, जिससे वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी भारत के मैदान की नदियां एवं दक्षिणी भारत की पूर्व की ओर बहाव वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां हैं जो वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। ये मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया है, साफ नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे ये वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। ये जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप में क्या होता है? जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों। कहाँ पर मिलती हों? समकोण पर। तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जो नदियां हैं समानांतर, ये ऐसे, जैसे ये मैंने चित्र बनाया है, जैसे ये इधर बह रही है, ये यहीं से ये समकोण पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आयताकार अपवाह प्रतिरूप। जो आयताकार अपवाह प्रतिरूप है, जब सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तो इस प्रकार के बने प्रतिरूप को आयताकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, जैसे विंध्य की पहाड़ियाँ आदि। यहाँ पर ये इसका भी चित्र दिया गया है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं PDF डाल दूंगी, उसमें साफ दिखेगा। ओके, ये नेक्स्ट देखते हैं अरे अपवाह प्रतिरूप है, इसके बारे में भी जानते हैं। जब किसी केंद्रीय शिखर से, कहाँ से? केंद्रीय शिखर से जलधाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है। जो अरीय अपवाह है इसमें जो जलधाराएं हैं वो चारों दिशाओं में बहती हैं, सभी दिशाओं में होता है। तो इस प्रकार बनी संरचना को अरीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे कि अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ नर्मदा तथा सोन का प्रवाह विभिन्न देशों में होता है।
जैसे जो नर्मदा और सोन नदी है, ये इनका जो प्रवाह है अलग अलग देशों में होता है। ये इसका भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, ये ऐसे है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। जो पर्वतीय नदियाँ अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र अथवा चापाकर मार्ग से होकर गुजरती हैं, जिसमें वलयाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। यह अपवाह प्रतिरूप भारत में सामान्यतः विकसित नहीं है। उदाहरण के लिए नीलगिरी व पिथौरागढ़। जो नीलगिरी है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है वलयाकार। ये अलग अलग हैं, देखो ये यहाँ ये तो दिख रहा है साफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप है। जब सभी दिशाएं अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप में जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं। जो अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र है, इसमें क्या होता है? जब सभी नदियां किसी विशेष क्षेत्र से बहकर, जैसे मान लो किसी झील या गर्त से में विसर्जित होने का मतलब होता है मिल जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र। नेक्स्ट, गुम्बदाकृति जो अपवाह प्रतिरूप है, यह वलयाकार एवं अरीय अपवाह तंत्रों के तत्वों का मिला जुला रूप होता है, जो गुम्बदाकृति अपवाह प्रतिरूप है। नेक्स्ट, समानांतर अपवाह प्रतिरूप। जो समानांतर अपवाह प्रतिरूप है, ये क्या है? इस अपवाह प्रतिरूप में नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। कहाँ बहती हैं? एक जैसे पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में मिलने वाली नदियां इसके उदाहरण हैं। ओके, समानांतर अपवाह प्रतिरूप के। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपवाह तंत्र दिया गया है। प्रारंभिक धरातलीय सतह की प्रकृति, ढाल एवं भौमिकी संरचना के आधार पर अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? जैसे क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, जो सीक्वेंस ड्रेनेज सिस्टम है। इस क्षेत्र में उन नदियों को शामिल किया गया है। जो क्रमवर्ती अपवाह तंत्र है, इसमें उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो ढालों के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, जैसे कि अनुवर्ती और परवर्ती नदियाँ। ये ढालों के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। जैसे अनुवर्ती नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। वैसे ये मतलब जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मतलब उनमें नहीं पूछा जाता है इतना, लेकिन और भी एग्ज़ाम्स हैं। जैसे मैं, क्योंकि ये जो है मैं NCERT बेस्ड करा रही हूँ, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देती हूँ। फिर इस क्लास के बाद जो सामान्य परिचय दिया गया है, इसको समझाने के बाद फिर जो भारत में बहने वाली नदियाँ हैं उन सभी नदियों को करेंगे। तो ये सारी क्लासेस अच्छे से हो रही हैं, आप क्लासेस से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो अनुवर्ती नदियाँ हैं वो कौन कौन सी नदियाँ होती हैं? वे नदियाँ जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियाँ इनके उदाहरण हैं। किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदियों का उद्गम होता है, जो क्षेत्रीय धरातल के ढाल के अनुरूप बहती हैं। किसके? क्षेत्रीय धरातल है उसके ढाल के अनुरूप। नेक्स्ट, परवर्ती नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो जो मुख्य अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलने वाली नदियों को परवर्ती नदियाँ कहलाती हैं या परवर्ती नदियाँ कहते हैं, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, सोन आदि नदियों गंगा एवं यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं। ये कौन सी नदियाँ कहलाती हैं? परवर्ती नदियाँ। इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अक्रमवर्ती जो अपवाह तंत्र है, ये इसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रादेशिक ढाल को अनुसरण नहीं करती हैं, भौमिकी संरचना के प्रतिकूल, जैसे पूर्ववर्ती तथा पूर्वारोपित नदियाँ। ये इसके उदाहरण हैं अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र के। तो देखते हैं जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या हैं। वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण के पहले, जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं ये हिमालय निर्माण के पहले से बहती थीं तथा अपनी धाराओं की दिशा में उथिल स्थानों जैसे पर्वतों को काटकर गौर्ज अथवा महाखंड बनाकर प्रवाहित होती थी, पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। किस किस को काटकर? पर्वत है जैसे महाखंड है उनको काट कर बहती थी। उदाहरण के लिए सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वारोपित नदियाँ। ये नदियाँ स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, जैसे स्वर्ण रेखा, सोन, चंबल, बनास आदि पूर्वारोपित अध्यारोपित नदियों का उदाहरण है। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भारत
में बहने वाली जो नदियाँ हैं उन सारी नदियों को करेंगे, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैंने अभी ये क्लास कराई है, इनसे जो क्वेश्चन ज़्यादातर किसमें पूछे जाते हैं, जैसे IAS प्री है, UP PCS है, इनमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आप पढ़ना चाहें तो इस क्लास को भी अच्छे से कर सकते हैं ताकि बेस अच्छा हो जाए। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।